जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि ये जो टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड नहीं है। ये एक मैसेज है जो पेरेंट्स को दिया जा रहा है। आखिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, ये और उनको क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इस पे बनाया गया ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग बातें करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों आती है और ये समस्या पेरेंट्स को कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को करियर प्लानिंग को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। बच्चे आगे क्या करेंगे 10th के बाद, बच्चे आगे क्या करेंगे 12th के बाद, तो ये पेरेंट्स लोग अक्सर सोचते रहते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि बच्चे का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाया जाए। बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है और अलग अलग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बच्चे ग्रो करते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे का ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा जो एक और समस्या उत्पन्न होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट। डिफरेंट इंटरेस्ट से कहने का मतलब ये क्या है कि बच्चे जो 10th या 12th के एग्ज़ाम देकर जस्ट अभी अभी होते हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का इंटरेस्ट कुछ और होता है। हमेशा पेरेंट्स क्या होते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन बच्चों से हाई रखते हैं, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। इसके अलावा एक और समस्या आती है कि सभी पेरेंट्स, लगभग सभी पेरेंट्स मोर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में हायर पोजीशन पे रहे। तो इस तरह का भी समस्या आता है, और ये सब में समस्या में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो जनरेशन गैप की समस्या होती है। जैसे कि पेरेंट्स लोग जो जनरेशन और बच्चों का जो जनरेशन होता है अलग अलग होता है, तो दोनों के थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी दोनों के थिंकिंग में डिफरेंट आता है और सोच में फ़र्क पड़ जाता है। इसी कारण ये सब समस्या आती है। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स बच्चों को लेकर कितना टेंस हो रखे हैं। तो इसमें से यही सब कारण होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं आफ्टर 12th आफ्टर 10th इस तरह का टेंस लेकर चलते हैं। भले वो कहते नहीं हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल होते हैं। तो आइए हम लोग इस पे बातें करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे समस्या को समाधान किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है कि करियर प्लानिंग को लेकर आती है बात। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि करियर प्लानिंग करते समय क्या क्या बात का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को योग्यता और रुचि को समझना चाहिए। योग्यता और रुचि को समझने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पेरेंट्स को अपने बच्चों में एबिलिटी देखना चाहिए कि बच्चों में उसकी एबिलिटी क्या है। बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में समझना चाहिए कि आखिर उसको किस टॉपिक में, किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसकी स्किल्स के बारे में समझना चाहिए कि आखिर हर बच्चों का एक सॉरी हर बच्चों का एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग स्किल्स होता है। तो अपने बच्चों की स्किल्स के बारे में सोचें। हर बच्चों का अलग एक एटीट्यूड होता है, तो अपने एटीट्यूड को लेकर वो बहुत ही कंसर्स होते हैं। तो उन एटीट्यूड कहने का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को लेकर कितना सीरियसनेस, कितना पैशनेट होता है, उसके बारे में बात हो रही है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में सोचना चाहिए और उसको रिव्यू करना चाहिए। उसके एजुकेशन लेवल की बात करनी चाहिए और उसमें किस चीज़ के, किस फील्ड के बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज़्यादा स्किल्ड है, वो क्या चाहता है, इसके बारे में समझना चाहिए। और ख़ासकर अपने बच्चों का वैल्यू समझना चाहिए। तो इस टाइप के बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ योग्यता और रुचि का मतलब यही सबसे रिलेटेड है, तो अपने बच्चों को इस तरह से ऑब्जर्व करें। दूसरी बात है कि क्या कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि वो अपने जब 10th या 12th की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो एक्सपेक्ट ऐसे रखते हैं कि हम आगे चल के डॉक्टर्स बने, लॉयर बने, इंजीनियर्स बने, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं बन पाते हैं। और वो जो सपना अधूरा होता है, वो समझते हैं कि वो सपना, वो इच्छा उनके बच्चे पूरा करें। इसी कारण ये अधूरी जो इच्छा होती है ना, वो अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए कि बच्चों पर कोई भी अपना अधूरा चीज़ ना थोपे, उनके इंटरेस्ट के बारे में जाने और उसी के अकॉर्डिंग आगे का जो भी डिसीजन लें। एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बदलते ज़माने के अनुसार अलग अलग कैरियर के बारे में पेरेंट्स को सोचना चाहिए। पहले क्या होता था कि हर बच्चा पढ़ने वाला डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ये सब बनने वाला की सोचता था। लेकिन अब ज़माना चेंज हो रहा है। अब क्या होता है ना कि कैरियर के बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, फाइनेंशियल कोर्स, ये सब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दूसरी बात कि बच्चों का इंटरेस्ट भी ये सब में बहुत ज़्यादा होता है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि नए ज़माने का जो कोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग वो सोचे। हम ये नहीं कह रहे कि यही सब कोर्स होना चाहिए, ये बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लें। तो ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को और पेरेंट्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बातें को ध्यान रखते हैं कि किसी भी डिसीजन लेने से पहले बच्चों को किसी
से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है। तो कुछ बच्चे अच्छा मार्क्स कर पाते हैं, कुछ बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंपेयर किसी और से करें, उसके वीकनेस को, इसको स्ट्रेंथ को समझे और उसके बाद वो डिसीजन ले कि आखिर आगे का क्या करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल ही ना करें, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करें। बच्चों का इंटरेस्ट जाने, उनके स्किल्स को जाने, उसके पोटेंशियल को जाने और उसके बाद ही डिसीजन लें। उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लर्न एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के बारे में समझें। नो योर इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में समझें। नो योर सेल्फ, अपने इंटरेस्ट के बारे में समझें और दोनों के अंडरस्टैंडिंग को समझें। एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शन, मतलब कि डिफरेंट ऑप्शन के मतलब कि जैसा कि आप चाहते हैं तो किसी बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना या किसी और फील्ड में जाना, तो सिर्फ वो अपना बात को नहीं थोपे, अपने बच्चों की भी बात को समझे। और एक और बात है कि लिंक योर स्ट्रेंथ टू योर कैरियर, मतलब कि आपका जो स्ट्रेंथ है जिसमें आप फोकस रख सकते हैं, कि जिसके करियर के बारे में ज़्यादा पैशनेट है, उसको अपना फील्ड में इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब कि उस फील्ड में आप जाइए तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा और आप अच्छा पोटेंशियल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को स्पेस दे सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि बच्चों को स्पेस दे ताकि वो ग्रो करे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कुछ ना कुछ माइंड में सेट कर दे कि नहीं तुम्हें ये करना है, नहीं वो करना है। उसको स्पेस दे, उसको समझाएं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले उसको स्पेस दे, उसको माइंड को फ्री करें, उसमें इंटरेस्ट बढ़ाएं, उसमें इंटरेस्ट है। खासकर बच्चा पढ़ाई के कारण, एग्जाम के कारण इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि मतलब कि कभी कभी कुछ बच्चे तो बीमार ही पड़ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। और इसके लिए काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे कि एक ऑप्शन हम लेकर चल रहे हैं कि 4-5 ऑप्शंस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं कि यहाँ पर है क्या है कि विजिट फैमिली फॉर हॉलीडे। मतलब कि जैसे कि बच्चों को एग्ज़ाम ख़त्म होता है, बच्चों को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो फ्री टाइम मिलता है उसमें क्या करें कि अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मिलने ले जाएं। आजकल देखते हैं कि समस्या कितना हो गई है कि जॉइंट फैमिली में आजकल बच्चे रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको शहर आना पड़ता है, फ्लैट में अकेले पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है। तो हाँ, वो लोग गाँव छोटे, वो लोग आ जाते हैं शहर में। तो इसी कारण पेरेंट्स से वो इंटरेक्ट तो कर पाते हैं, लेकिन फैमिली में, गाँव में और पैटर्नल फैमिली में वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो हॉलीडे में बच्चों को क्या चाहिए कि अपने पेरेंट्स के पास ले जाए और उनको समझाएं कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो आते हैं कि आखिर पेरेंट्स के पास फैमिली में ले जाने में आखिर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर ये फिगर है। इस फिगर में देखिए कि कितना बच्चे लोग खुश हैं, और खुश तो है, खासकर ये इनके दादा दादी भी कितना खुश है। डॉगी देखिए, डॉगी भी इसको देखकर कितना ही खुश है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह का माहौल बच्चों को दे और रिलेटिव्स को वो करें। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव्स के पास ले जाने से बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिश्तेदारों से मिलना जुलना का मतलब ये नहीं होता कि टाइम पास, ये एक तरह का सोशल लैब होता है। जैसे कि लैब में जाने के बाद हम लोग प्रैक्टिकली कुछ सीखते हैं, उसी तरह से ये एक फैमिली में मिलना जुलना, रिलेटिव से मिलना जुलना एक तरह का सोशल लैब होता है। जिससे क्या होता है कि बच्चों का अकेलापन दूर होता है, जिससे क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन दुनिया से बचाव होता है। आजकल देखते हैं कि फ़ोन का यूज कितने मतलब कि बुरे तरीके से होता है। तो वो फ़ोन से दूर रहेगा, अकेलापन महसूस नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या दिक्कत होगा, साथ ही साथ ये मौज मस्ती करने का उसको ढंग समझ में आएगा कि क्या लाइटली मस्ती मजाक कर सकते हैं। वो रिश्तों को समझेगा, रिश्तों को पर देखेगा और बड़ों का आदर करना सीखेगा, मेहमानों का स्वागत करना सीखेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। और बच्चों में ये सब भावना को बढ़ाना, बच्चों को ये सब जिम्मेदारी सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम लोग दूसरा ये काम कर सकते हैं कि बच्चों को फ्री टाइम में स्पोर्ट वगैरह अगर ज्वाइन करा सकते हैं, स्पोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट अगर जो बच्चे रखते हैं उनको स्पोर्ट, जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 गर्ल्स फुटबॉल या बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो भी है वो खेल रही है। और यहाँ पर क्रिकेट, तो बॉय लोग तो क्रिकेट के दीवाने ही होते हैं। तो इसी तरह से अगर हॉलीडे में जब भी समय मिले अपने बच्चों को सपोर्ट करें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, खेल कूद के लिए सपोर्ट करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन को समझने में हमको काफ़ी अच्छा होता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि खेल कूद ही करना, मतलब फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी करना,
इससे क्या होगा कि मेंटली और फिजिकली क्या होते हैं, प्रॉपर ढंग से डेवलप्ड होते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हार का सामना करना सीखना, बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हार का सामना करना सीखना। बहुत लोग बच्चे होते हैं क्या कि जीत में तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हार में पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको हार का सामना करना सिखाना, और ये पेरेंट्स सपोर्ट करके ही उसको सिखा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स से क्या होता है कि टीम वर्क डेवलप होता है और लीडरशिप वर्क डेवलप्ड होता है। तो एक बच्चों में टीम वर्क और लीडरशिप डेवलप करना कितना ज़रूरी होता है, ये उनके कैरियर में बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी बच्चों को टीम वर्क सिखाना और लीडरशिप सिखाना। इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी बच्चों में ये थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपने फ्रेंड लोग से बात करें। जैसे देखिए जैसे ये सब आपस में बात करके कितना खुश हो रहे हैं। तो बच्चे आजकल अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाते हैं। अगर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो मोबाइल से दूर हो रहे हैं, अकेलेपन से दूर हो रहे हैं, और वो खुश मिजाज बनते हैं। तो इसके अलावा क्या होते हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देखिए बातें शेयर करने से क्या होता है कि बातें शेयर करने से सबसे पहले कि आइडिया शेयर माइंड में क्लियर आता है। कहने का मतलब कि कोई भी बात अगर शेयर करते हैं, बताते हैं, तो आपके माइंड में एक विजुलाइज आ जाता है कि आप क्लियर होते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है। दूसरी बात की पजल गेम प्रोजेक्ट पर बातें करना। तो बातें करने का ये मतलब नहीं किसी के बारे में निगेटिव बात करना, अच्छी बातें, गेम्स की बातें, प्रोजेक्ट के बारे में, पजल के बारे में बात करना। इससे क्या होता है कि उसका चारित्रिक निर्माण होता है, मतलब वो काफ़ी चारित्रिक रूप से मतलब स्ट्रॉन्ग बनता है। इससे क्या होता है, अकेलापन भी दूर होता है, क्योंकि वो 2, 3, 4 फ्रेंड के बीच में बातें कर रहे हैं, मौज मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो इससे अकेलापन काफ़ी दूर होता है। आजकल ये यहाँ पर फोटो में देख चुके हैं कि सोशल मीडिया के कारण लोग कितने अकेलेपन हो जाते हैं, कितने समस्या का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और लास्ट में हम लोग ये भी बातें करेंगे कि आजकल के बच्चों का जो सोशल एक्टिविटी क्या है कि वो रील्स वगैरह बनाने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग मान लीजिए इंटरेस्ट होता है किसी भी बच्चों के लिए। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसको रील्स बनाना, वीडियो बनाने में सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गलत है, तो आइए हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये गलत नहीं, बिल्कुल ही सही है अगर इसको सही से यूज़ किया जाए तो। अगर हम बात करते हैं रील्स बनाने की, तो यहाँ पर ये रील्स का मतलब ये नहीं होता है कि डांस करना, और डांस करके ही रील्स नहीं बनाया जाता है। यहाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपना क्रिएटिविटी को दिखाएं, अपने प्रेजेंटेशन को समझें और उसको रिप्रेजेंट करें। इससे क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पब्लिक स्पीकिंग बढ़ती है, और जब बच्चों में पब्लिक स्पीकिंग बढ़ती है तो बहुत ही क्लियर रूप से बातों को वो 50, 100, 200 के बीच रखता है, और ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये सच बात है कि ज़्यादातर बच्चे, अगर यहाँ पर 10 बच्चे हैं तो इसमें से 8 बच्चे सिर्फ डांस और एक्टिविटी, कॉमेडी, इस टाइप के बच्चों में रील्स बनाने की एक होड़ मची है। लेकिन कुछ 2% लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग को ही इम्पॉर्टेंस देते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके टैलेंट को समझने का, उसके टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या होती है जिस पे हम लोग आज बात किए, और ख़ासकर ये सब समस्या पेरेंट्स के लिए था कि वो अपने ये सब समस्याओं को समझे, पेरेंट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बैठाएं। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे, जाने होंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या होती है, आप कमेंट करके इस बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखे होंगे, समझे होंगे और लाइक किए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ, और कमेंट बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।